हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 6 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं आपको जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला हेडलाइन जो है आपका वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बताया कि ज्ञानेश कुमार जो है जो आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी रिसेंटली, और उन्होंने जो है अभी एक डिसीजन दिया है। और अगर आपको पता हो तो रिसेंटली आपको बिहार में इलेक्शन कंडक्ट होने वाला है। उसको लेकर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए जिसमें उन्होंने 17 न्यू इनिशिएटिव रोल आउट टू कंडक्ट अ फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन इन द स्टेट। आपको सुचारू तरीके से जो इलेक्शन हो सके इस चीज़ के लिए उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। बट जो आपका पॉलिटी सेक्शन में अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने जो आपको बताया था एक और बार कि जो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 324 है वहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है। इसके अलावा आपका कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। ये पार्ट 15 है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना, पार्ट 15 पार्ट उसके अलावा जो आपका आर्टिकल 324 है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन जो पहले बार आपको बना था, कब बना हुआ था, कौन सी ईयर में, तो ये 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 में बना हुआ था। और इसी दिन जो है आपका वोटर डे भी सेलिब्रेट होता था। डेज करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको पूछा जाएगा कि आपका वोटर डे कब सेलिब्रेट होता है तो ये 25 जनवरी को होता है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो एक एक्सटर्नल मिनिस्टर को लेके है, डॉक्टर एस जयशंकर। नेचर ऑफ वॉरफेयर हैज़ अंडरगो फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन रिसेंट ईयर। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हर कंट्री में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ इन्होंने बात की आपको इंडिया किस तरह से अप्रोच करे अगर इस तरह का आपको सिचुएशन बनता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको DGCA के बारे में। रिव्यू द एयर फेयर ट्रेंड्स अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन। इसको देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। और नेक्स्ट हेडलाइन है आपका हैवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ऑलरेडी आपने देखा कि पूरे साल आपको बहुत सारे एरिया में, जैसे पंजाब में आपको फ्लड आया था, बाढ़ आया हुआ था। इसके अलावा हिमाचल में आया था, उत्तराखंड में आया था, इवन जो साउदर्न स्टेट है वहाँ पे भी आपको आया था। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, इस चीज़ों को आपको बाहर निकलने के लिए जो है इंडिया किस तरह से इसमें आपको सक्षम हो सकता है। कुछ आपको टीम है जैसे कि NDRF है, SDRF है। तो थोड़ा NDRF और SDRF अगर आ रहा है और ये आपको रिलीफ ऑपरेशन जो है अभी डील किया गया कहाँ पे, दार्जिलिंग हिल में। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग हिल कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बस हम लोग यहाँ पे NDRF और SDRF के बारे में देख लेते हैं। NDRF आपका क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है जो आपदा से रिलेटेड है। आपको इसको बनाया कब गया था, तो 2006 में बनाया गया था। मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। तो मिनिस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है तो वो पीयूष आनंद है। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बैडमिंटन। ठीक है। बैडमिंटन का आपका टूर्नामेंट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा था, 2025 का अबू धाबी में हो रहा था। और इंडिया विन्स वुमेन सिंगल्स एंड मेंस डबल टाइटल्स। वुमेन सिंगल जो है वो उसमें भी, और दूसरा जो मेंस डबल है, दोनों में इंडिया ने टाइटल जीता है। ये याद रखना है आपको। और जो 2026 का आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो भी भारत में होने को है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपको वुमेन्स टीम को लेके है। वर्ल्ड कप आपको पता ऑलरेडी हो रहा है इंडिया में। तो एक तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड कप जो है आपका वुमेन्स टीम को लेके कौन से कंट्री में हो रहा है, तो इंडिया में हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इंडिया ने रात में, अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा, इंडिया ने उसमें पाकिस्तान को डिफीट किया है। अगेन यहाँ पे पाकिस्तान फिर से डिफीट हो चुका है। कितने रन से इंडिया ने डिफीट किया, 88 रन से। ये हिंदी में भी हेडलाइन है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो हेडलाइन है, ये आप 1 बाय 1 हम लोग डिटेल न्यूज़ देखेंगे। पहला आपका न्यूज़ है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पूछा जाए ना कि आपको जो भी एयर फेयर होते हैं, जैसे फ़्लाइट के टिकट्स, जो कौन आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, प्राइस कौन डिसाइड करता है कि कितना जो है आपका कितना प्राइस होने वाला है। इसमें रोल आपका किसका होता है, DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही आते हैं और यही डिसाइड करते हैं आपको कि एयर जो कितने प्राइस होने वाला है इसके। ठीक है। तो ये बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है नेपाल बैटल ऑफ फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड इन एज ए कोसी रिवर ओवरफ्लोज। अब ये जो कोसी रिवर है आपको पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है, ना ही नेपाल के लिए, इवन जो है इंडिया के लिए। इवन ये जो कोसी रिवर है इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। जो बिहार का जो है वो, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर फ्लड आता है तो ये रिवर आपके लिए ये रिवर रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा कोसी रिवर के बारे में स्टैटिक में देख लेते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कौन कौन से कंट्री में। ये ट्रांस बाउंड्री है। ठीक है। ये आपको
ट्रांस बाउंड्री बोला जाता है, ये 3 देशों में बाउंड्री बनाता है, इंडिया, नेपाल और चाइना, तीनों देश में है ये, ठीक है। इसका सोर्स जो है वो कहाँ से आता है, तो सनकोसी बोलो या अरुण बोलो या तामर बोलो, या सप्तकोसी भी इसको बोला जाता है नेपाल में। भारत में अगर पूछा जाए कि कोसी रिवर कहाँ से इन करता है, कहाँ से आपको एंट्री लेता है, तो ये सुपौल, ठीक है, जो कि आपका बिहार में, वहाँ से एंट्री लेता है। बट इसके बारे में अगर पहले देखा जाए तो ये पहले सीतामढ़ी से एंटर करता था। तो इससे यही पता चलता है कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली जो है अपना रास्ता बदलता है, इसीलिए इसको जो है वो इस पर डैम बनाना या फिर इसको कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। सो ये तीनों कंट्री आपको याद रखना, इंडिया, नेपाल और चाइना। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कोसी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसका, गंगा का, और ये 3rd लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा का। और गंगा को कोसी रिवर कहाँ पे ज्वाइन करता है, तो ये कुर्सेला है जो कि आपका कटिहार बिहार में है, ठीक है, वहाँ पे आपको गंगा को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है या न्यूज़ है आपका, रसिया कंडक्ट्स अ मैसिव मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स ऑन यूक्रेन टारगेट। सो अगर आपको पता है रसिया और यूक्रेन का बहुत लंबे समय से आपका वॉर चल रहा है। सो अभी इसमें ऐसा लगा था कि पीस टॉक होगा और चीज़ें जो है 20 जो मतलब बहुत सारी इवन जो है आपको अलास्का टॉक करवाया गया था रसिया को और बुलाया गया था, जहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करने की बात की गई थी यूएसए के द्वारा। बट ये चीज़ें सफल नहीं हो पाई है क्योंकि अगेन जो है रसिया और यूक्रेन ड्रोन अटैक में इन्वॉल्व है। तो ये आपका न्यूज़ था। इंडियाज़ नेवी इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रीगेट्स INS सह्याद्रीज, केमनन पोर्ट्स इन मलेशिया। सो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपका प्लेसेस इन न्यूज़ के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि केमनान पोर्ट जो है आपका वो कहाँ पे है, तो ये मलेशिया में है। दूसरा आपका इंडियन नेवी का आपका इंडिजीनियस, ठीक है, ये भारत में ही बनाया गया स्टेल्थ फ्रिगेट है INS सह्याद्री, तो ये याद रखना आपको। भारत में अगर आपको पूछा जाए कि कितना टोटल अभी मेजर पोर्ट है, तो 13 मेजर पोर्ट है। नेक्स्ट हेडलाइन है या न्यूज़ है आपका, एड टू सिविल अथॉरिटीज़ रेस्क्यू ऑपरेशन इन भूटान। सो भूटान में भी आपको फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड जैसा सिचुएशन ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको स्टेट जो है वो परेशान है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो भूटान में जो आपको फ्लड आया हुआ, तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा गया, इंडियन आर्मी वहाँ पे गई है चीज़ों को टैकल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। तो ये एमिड्स जो आपको फ्लड आया था ट्रिगर्ड बाय द लो प्रेशर सिस्टम ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर बनने की वजह से जो है आपको वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरा यहाँ पे आपको तोरसा रिवर लिखा हुआ, ठीक है। सो आपको पूछा जा सकता है, ऐसे ही रिवर्स नाम आते हैं एग्जाम में, आपको लगता होगा कि सारे जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आप पढ़ के जाते हैं वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं रहता। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो न्यूज़ में होते और हिडन फैक्ट्स होते वहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। सो तोरसा रिवर आपका कहाँ पे, ये भूटान में है, और इसके वजह से ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है। अब ये उससे भूटान ही इम्पैक्टेड, अगर भूटान इम्पैक्टेड रहता तो उतना बड़ा क्वेश्चन आपके लिए नहीं बन सकता था। बट क्योंकि इसके वजह से आपको वेस्ट बंगाल जो आपका, ठीक है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहे, तो इसीलिए आपका नेशनल न्यूज़ भी बन चुका है ये। तो भूटान के बारे में आपको पता हो तो भूटान जो है आपको 1935 तक जो है, भारत 1935 से पहले भारत का ही हिस्सा बना चाहता था, बट 1935 के एक्ट से ही अलग किया गया था भूटान को। और भूटान के साथ इंडिया का जो है वो फ्रेंडशिप जो है वो अलायंस भी है। इसके अलावा भूटान का कैपिटल आपको याद रखना थिम्पू है, और 4 स्टेट है, आपको 4 राज्य हैं भारत के जो कि आपको भूटान के साथ क्या करते हैं, अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें अरुणाचल है, असम है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। तोरसा रिवर याद रखना आपको कहाँ पे, भूटान में है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, IIT भुवनेश्वर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बनाने की बात की गई है। तो न्यूज़ आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन से IIT में जो है आपको सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बनाने की बात की गई है नमो भारत के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, IIT भुवनेश्वर, जो कि आपका उड़ीसा में है। और ये जो आपको सूचना किसने दी आपको, तो अश्वनी वैष्णव, जो कि आपको मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये सेमीकंडक्टर के बारे में देख लेते हैं। जो सेमीकंडक्टर है आपको वो राइजिंग इंडस्ट्री है, और कोई भी अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो तो उसके लिए सेमीकंडक्टर की बहुत जो है ज़रूरत होती है। सो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड के हिसाब से कि सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो आपका ताइवान है, जिसको जो चाइना है वो क्लेम करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड 10वें नंबर का आपको नेट पोलरेक्स और 27th राष्ट्रीय तेल फैलाव आपदा प्रतिक्रिया योजना जो है बैठक का योजना किया गया, ठीक है। सो एक तो आपको याद रखना ये नेट पोलरेक्स जो है ये क्या है आपका, और दूसरा आपको NOSDCP, ये जो बैठक किस चीज़ के लिए किया गया था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का इनिशिएटिव है। और ये बैठक आपको ऑयल स्पिलिंग, जो आपको तेल का जो फैलाव होता है समुद्र में और इसके वजह से आपको जो खासकर जो जनजीव है वो काफ़ी ज़्यादा
वनस्पति वगैरह इसमें क्या होते हैं, आपको अफेक्टेड होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए जो है ये बैठक करवाया गया है। बट इसके अलावा हम लोग ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर ऑयल स्पिल जो है ऐसी अगर आपदा आती है तो उसको लेके क्या कौन कौन सी जो है आपको ट्रीटीज़ वगैरह है जो कि आपको भारत भी फॉलो करता है। तो पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में देख लेते हैं, भारतीय तट रक्षक के बारे में देख लेते हैं। ये आपको एक्ट के तहत बना हुआ था, संसदीय एक्ट था, पार्लियामेंट्री एक्ट था। इसकी कौन सी ईयर में बना था ये, तो 1978 में बना था। हेडक्वार्टर आपको पूछा जाए कि इंडियन कोस्ट गार्ड का कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो परमेश शिवमनी है, ठीक है। और जो ऑयल स्पिल है, जो आपको तेल फैलाव आपदा है, उसको रोकने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे क्या क्या चीज़ें की गई है। सो बंकर कन्वेंशन है आपका 2001 का, जो कि इसी चीज़ से डील करता है। दूसरा आपको बहुत बार मार्पोल ट्रीटी आप लोग सुन लेते हो, तो मार्पोल ट्रीटी आपको डायरेक्टली एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक एग्जाम में कि मार्पोल ट्रीटी आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो यही आपको जो ऑयल स्पिल जो है, तेल फैलाव जो है आपदा है, उसको रोकने के लिए बनाया गया था। और ये जो आपका मीटिंग होने वाला है, ये 5 से लेके 6 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। कहाँ पे होगा, चेन्नई, तमिलनाडु में। तो याद रखना, आपको प्लेसेस वेन्यू पूछा जाता है, तो ये आपको दिल्ली में नहीं हो रहा है। भले आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में है इंडियन कोस्ट गार्ड का, बट ये मीटिंग आपको कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई, तमिलनाडु में हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम केयर स्टैमर विल बी ऑन 2-day विजिट। सो आपको ऐसे पहले बार हो रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको भारत के दौरे पे आएंगे, और ये अक्टूबर में ही आने वाले हैं। तो आपको हो सकता है कि क्योंकि पहले बार आ रहे हैं, तो हो सकता है पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी इंडिया विजिट करने वाले हैं, करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यूके के बारे में देख लेते हैं। तो बहुत सारे डाउट आता है। एक तो कॉन्सेप्ट आपको ग्रेट ब्रिटेन का आता है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम का आता है। इसमें क्या डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। सो यूनाइटेड किंगडम जो है वो उसके अंदर 4-5 कंट्री मिलके उसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। कैपिटल क्या आपका, इसका जो कैपिटल आपका यूनाइटेड किंगडम का लंदन है। और अभी उस वहाँ पे आपको पता है तो मोनार्की है, राजा कौन है वहाँ पे, चार्ल्स III है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन से कंट्री है, इंग्लैंड है आपका, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आइलैंड है। इसी में से अगर आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को रखोगे और नॉर्दर्न आइलैंड को हटा दोगे तो इसको ही ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, जो कि आपको भारत पे आके उन्होंने राज्य किया था और भारत को काफ़ी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखना कि कैपिटल इसका लंदन है, दूसरा अभी इसके चार्ल्स III है यहाँ पे। और जब ये आएंगे, विजिट करेंगे भारत में, तो कौन कौन से चीज़ों पे बात किया जाएगा। सो ये भी देख लेते हैं, कुछ की पिलर्स हैं जिन पे बात करने की बात की। विजन 2035 आपको याद रखना, ये इंडिया और यूके के बीच का ही है। दूसरा की कौन कौन से चीज़ों पे बात किया जाएगा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल रिलेशन। तो इन सारी चीज़ों पर बात किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका ई कचरे को लेकर, जिसको ई वेस्ट भी बोला जाता है, उसका भी तस्करी हो रहा है, ठीक है। उसको भी लोग जो है वो गलत तरीके से इधर से उधर कर रहे हैं। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन जो है डीगी, या ठीक है, या डीजी स्क्रैप बोला जाए। आपको पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन डीजी या डीगी स्क्रैप जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यही आपको ई वेस्ट से रिलेटेड है, जिसका आपको गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा था इसको। सो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और इसमें जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा किया गया, DRI के द्वारा किया गया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया, जिसमें अभी ऑलमोस्ट आपको लगभग 23 करोड़ मूल्य का बड़ा जो है आपको इस माल जो है जब्त किया गया, मुंबई में किया गया, ठीक है। सो ये आपको ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन डीजी स्क्रैप। दूसरा जो न्यूज़ है ये एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रोज टू 64 करोड़ 33 लाख इन 2023-24 कंपेयर टू द 47 करोड़ 50 लाख इन 2017-18। अब ये मेरा खुद का पर्सनल डेटा नहीं, ये जो डेटा है एम्प्लॉयमेंट को लेके, रोजगार या बेरोजगारी को लेके, ये रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री आपका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया और ILO के द्वारा। ILO तो नहीं है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ILO स्टैट डेटाबेस है, ठीक है। सोर्स आपको दिख रहा होगा। सो इनका डेटा है, इसके आधार पे बताया जा रहा है कि आपको भारत में जो बेरोजगारी है उसमें क्या हुआ है, कमी आया है और रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपको ये दिख रहा होगा कितना आपको बढ़ा है 6 सालों में, तो दिखाया गया आपको परसेंटेज के हिसाब से भी देख लो आप। जो बेरोजगारी घटा है आपको, ठीक है, ये कितना घटा है ये देख लो। पहले आपको 2017 से 18 में आपको 6% था, जिसको घटा के 3.2 पे लाया गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है आपको स्वरोजगार, वो भी बढ़ा है, इसमें बात की गई है। इंडियाज़ 2 लाख नियरली DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स, और इसी के साथ भारत जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट, क्रिएटिंग ओवर 17 लाख जॉब्स एंड 118 यूनिकॉर्न्स बाय 2025। तो
ये याद रखना, यूनिकॉर्न्स जो है आपको कितना हो गया भारत में 118 और 17 लाख जो है जॉब इससे आपको क्रिएट किए गए, तो थर्ड लार्जेस्ट भारत जो है कंट्री बन चुका है। अब इसमें भले आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव जो भी हो, बट अगर ये डेटा आया है तो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में डाल के आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर कोई मेंस एग्जाम दे रहे हो तो ये डेटा का इस्तेमाल आप वहाँ पे कर सकते हो। इंडियाज़ यूके एक्सरसाइज कोंकण, तो एक तो ये एक्सरसाइज ही आपको याद रखना है कि कोंकण एक्सरसाइज जो है वो 2025 का भी होने वाला है, भारत में ही होगा, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे होने वाला है। और ये किसके बीच में होता है, भारत और यूके के बीच में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया यूके से जो है प्राइम मिनिस्टर भी आपको विजिट करने वाले हैं। तो इसके अलावा जो है आपको इंडिया यूके का कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है वो भी रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ। अजय वॉरियर जो है आपका इंडिया और यूके का एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी और यूके की आर्मी जो है वो आपको बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं। इंद्रधनुष जो है वो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये भी आपको इंडिया और यूके के बीच में होता है। और कोंकण जो है, जो कि आपको रिसेंटली होने को है, कहाँ पे होगा, भारत में वेस्टर्न कोस्ट पे होगा। और ये आपको 2 फेजेस में करवाने की बात की जा रही है, 5th से लेके आपको 12th अक्टूबर के बीच में आपको होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल चेयर्स ऑफ कतर इंडियाज जॉइंट कमीशन मीटिंग ऑन ट्रेड, तो आपको व्यापार पे जो है जॉइंट मीटिंग होने वाला है। कतर न्यूज़ में तो थोड़ा ये देख लेते हैं, कतर आपको किस चीज़ के लिए फेमस है, नेचुरल गैस और ऑयल के लिए, और ये पर्शियन गल्फ के आसपास है। तो इनके साथ मीटिंग जब हो जाएगी, चीज़ें कंक्लूड होगा, तो उसके बाद आउटकम उसका देख लेंगे लास्ट में। ग्लोबल ऑयल सप्लाई राइजेज एज ओपेक प्लस बूस्ट और प्रोडक्शन टारगेट, ये ओपेक न्यूज़ में है, और ये काफ़ी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पढ़ते हो तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से सवाल बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो 2 चीज़ें होता है, एक ओपेक है, एक ओपेक प्लस है। ओपेक प्लस अगर पूछा जाए तो उसमें रसिया, मैक्सिको और कजाकिस्तान को जब जोड़ दिया जाता है तो उसको ओपेक प्लस बोला जाता है। और सिंपल ओपेक अगर आपको पूछा जाएगा तो आपका उसमें क्या होता है, टोटल 12 मेंबर हैं, जिसमें 5 उसके फाउंडिंग मेंबर हैं। ये ओपेक बना कब था, तो 1960 में बना था, जब ऑयल क्राइसिस आया था पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और उसके बाद जो है इसको बनाया गया था ताकि आपको प्राइस कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हर देश अपने हिसाब से जो है ऑयल का प्राइस डिसाइड कर लेता था, क्रूड ऑयल का या पेट्रोलियम का, जिसके वजह से आपको जो बाकी देश थे जो उनसे ख़रीदते थे उनको काफ़ी कठिनाई आती थी। सो इसको बनाने से क्या हुआ कि आपको एक कॉमन जो है वो प्राइस जो है डिसाइड किया जाता, ताकि जो है सुचारू तरीके से चीज़ों को चलाया जा सके। तो इसमें फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं, इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो 5 फाउंडिंग मेंबर है आपको ओपेक का, बना कब था, 1960 में बना था। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया वियना में है। और इसमें किस किस ने विड्रॉ कर रखा है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। रिसेंटली अगर आपको पूछा जाए ना, तो कतर ने इसको 2019 में छोड़ा है, ठीक है, ओपेक को। पहले ओपेक का पार्ट कतर भी था। एंगोला जो आपका अफ्रीकन कंट्री है, इक्वाडोर ने भी इसको लीव कर रखा है। इंडोनेशिया भी पहले इसका हिस्सा था, बट इसको एक बार वापस ज्वाइन करता, फिर से इसने वापस से छोड़ दिया, तो इंडोनेशिया भी इसका पार्ट नहीं है। तो आपको बस याद रखना 12 मेंबर हैं, 1960 में बना है, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। 2 चीज़ें हैं, ओपेक है, ओपेक प्लस है, प्लस वाले में रसिया भी है आपका। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका 21st स्टॉर्म्स 2025 पैसिफिक तूफान, अब जो हिट किया आपको, ठीक है, इसका लैंडफॉल हो चुका है। और ये कहाँ पे इसका लैंडफॉल हुआ है, तूफान का नाम आपको याद रखना है, मैटमो, ठीक है। सो मैटमो आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली आपका न्यूज़ में, ये मैटमो क्या था, तो ये तूफान था जो कि आया हुआ था कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में आया था। इसका लैंडिंग चाइना में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लेसेस लिखे हुए, जैसे झेंजियांग लिखा है, ठीक है, गुआंगडोंग लिखा प्रोविंस है जो कि चाइना में है। हेनन प्रोविंस भी आपको याद रखना कहाँ पे, चाइना में, जहाँ पे इसकी लैंडिंग हुई है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस भी वहाँ पे हुआ है। जो लास्ट न्यूज़ है आपका, इंडियाज़, अब क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन ऑपरेटेड सेंट्रल स्टोर यूनिट, ठीक है, ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका कहाँ पे, कोरबा में बनाया गया। कोरबा कहाँ पे आपका, छत्तीसगढ़ में। सो कोल इंडियाज़ फर्स्ट ऑल ऑपरेटेड सेंट्रल यूनिट इनॉग्रेटेड इट SECL कोरबा। सो कोल के बारे में दिया हुआ है, सो एक बार कोल के बारे में देख लेते हैं। कोल फील्ड अगर आपको पूछा जाएगा भारत में कहाँ कहाँ पे, तो झारखंड एक तो सबसे बड़ा आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल प्रोड्यूसर स्टेट है। इसके अलावा उड़ीसा में है आपका, वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।